नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी राजीव रंजन सिंह। सो सबसे पहले दोस्तों तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि ये जो वीडियो सीरीज है और जो लेक्चर है इस चैनल पर लगभग 1.5 वर्षों के बाद अपलोड हो रहा है। यार मेरे भी कुछ अपने रीजंस थे जिसकी वजह से वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअली मेरे यूपीएससी के क्लासेस थे जिसकी वजह से वीडियोज अपलोड करने का जो समय है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, और काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि सर ये जो वीडियो सीरीज है इसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए। लेकिन यार मन तो मेरा भी था कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन अब क्या किया जाए, समय का काफ़ी अभाव रहता था और क्लासेस इतने सारे थे कि समय नहीं मिल पाता था कि वीडियो रिकॉर्ड किया जाए और उसको फिर अपलोड किया जाए। और साथ ही साथ एक समस्या ये भी था कि आप लोग जो वीडियो इसमें पहले देखे हुए हैं वो जानते हैं कि जो वीडियो पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से किए हुए हैं, या फिर उसके बाद कुछ वीडियो जो है वो छोटा सा बोर्ड है उसके ऊपर रिकॉर्ड किए गए थे, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता था उस पर वीडियोस वगैरह अपलोड करना और ऐसे बना करके। लेकिन अब आप लोगों की दुआ से मेरे पास अच्छा खासा गैजेट है, लैपटॉप है, पेन टैब है, जिसकी वजह से वीडियोस बनाना काफ़ी इजी हो गया है और समझाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वजह से जो 1.5 साल का जो लंबा वक्त लगा है, तो आप लोग आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे और आगे जो वीडियो सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि हम लोग जो क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है इसको कवर कर रहे हैं, और ये बुक जो है बिहार रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी का तो फॉर्म अब आ भी गया है और अभी तो इसमें करेक्शन चल रहे हैं। तो जिन लोगों का भी को फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत हुआ है वो लोग जा कर के अपना फॉर्म जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो उससे देखते हुए देखा जाए तो ये जो वीडियो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बीपीएससी के भी एग्जाम्स वापस रीशेड्यूल हुए हैं, लगभग शायद अगस्त में एग्ज़ाम हो या फिर सितंबर में, तो उसके लिए भी ये जो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा बिहार एसएससी जो इंटर लेवल पर होता है वो एग्ज़ाम हो गया, बिहार दरोगा एसआई का हो गया, बिहार ईएसआई का हो गया, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये बुक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में बिहार रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स, चाहे वो बिहार की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारे इतने डिटेल में और काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। इसीलिए हम लोग इस सीरीज को कवर कर रहे हैं, इस बुक को कवर कर रहे हैं। जो भी लोग नए हैं वो इसको कंप्लीट तरीके से जो पीछे के जो लेक्चर्स है, वीडियोज है, उसको एक बार देख लें। वीडियोस क्वालिटी उसमें थोड़ी अच्छी नहीं होगी लेकिन फिर भी आप उसको कवर कर लें, और उसके बाद फिर यहाँ से ये जो वीडियो है इसमें हम लोग आगे कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कम से कम 1000 तक सब्सक्राइबर्स तो आप लोग पहुँचा ही दो। साथ ही साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम पर जो भी पीडीएफ वगैरह है वो अपलोड किए जाएंगे। लेकिन मैं बताता चलूँ कि अब जो क्लासेज है वो पीडीएफ पे न बनेंगी, यानी कि जो पीडीएफ जो प्रिंटेड होता है वैसा ना होगा, बल्कि ये जो आपका ये पीपीटी है, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख करके पढ़ सकते हैं। तो सारे वीडियो जो होगा वो इसी तरीके से बनेंगे। कोई पहले से प्रेजेंटेशन टाइप का जो होता है जहाँ पर पहले से पीडीएफ वगैरह बना करके रखा जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी आप लोग को नोट्स वगैरह बनाना होगा आप लोग यही से नोट्स बना लीजिएगा, और साथ ही साथ जो ये जो रिटन नोट्स होगा, रिटन जो पीडीएफ बनेंगे वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप लोग जो है वो हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं अपना, ताकि हैंड रिटन नोट्स काफ़ी बेहतर होता है। आप लोग अपना खुद से बनाइएगा तो आप लोग को समझने में आसानी होगी और वो चीज़ और भी ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो उस वक्त नोट्स बनाइएगा तो उस वक्त आप कान से सुनते भी हैं, हाथ से लिखते भी हैं, यानी कि दो फंक्शन होता है। साथ ही साथ जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा, बार बार आपको मोबाइल या फिर लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग अपने नोट्स खुद तैयार कर लीजिएगा।
तो चलिए देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने कितना कंप्लीट किया है और आगे अब से जो हम लोग क्या इसमें आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो पेन ले लिया जाए। हाँ, तो अब तक ये जो सीरीज है इसमें हम लोगों ने बिहार का जो हिस्ट्री है हिस्ट्री स्टार्ट किया है और हिस्ट्री के सेक्शन में भी हमने एंशियंट कवर किया हुआ है पूरा डिटेल में। जो लोग नए हैं वो जा करके इसको देखें, इसको कवर करें। उसके बाद हमने फिर मेडाइवल की शुरुआत की थी। मेडाइवल भी हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर दिया है और इसके बाद मॉडर्न की जो है उसमें हम लोग आगे लेक्चर्स कर रहे थे। मॉडर्न में भी जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो बंगाल है, तीनों प्रोविंसेस बंगाल, बिहार और उड़ीसा, हम लोग जानते हैं कि इन तीनों में क्या लग गया था। इन तीनों में जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने डायरकी इस्टेब्लिश कर दी थी। तो हम लोग वापस से स्टार्ट करते हुए पहले तो डायरकी को समझेंगे कि डायरकी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो डायरकी है क्या, और फिर यहाँ से हम लोग आगे का अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डायरकी क्या है जो ब्रिटिशर्स ने तीनों प्रोविंसेस बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया है। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू, यानी कि एक साथ एक ही प्रोविंस में दो लोग जो है वो रूल कर रहे हैं। कैसे ब्रिटिशर्स ने तीनों बंगाल, तीनों प्रोविंसेस में डायरकी इस्टेब्लिश किया, देखते हैं उसको। सबसे पहली बात कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जो ब्रिटिशर्स है उसने तीनों जो आर्मी है, तीनों यानी कि जो बंगाल के नवाब हैं इनको, अवध के जो नवाब हैं और साथ ही साथ जो मुगल एम्पायर उस वक्त के थे, इन तीनों को एक साथ ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया है। यानी कि ब्रिटिशर्स ने तीनों लोगों को, यानी कि पूरा का पूरा आप नॉर्दर्न इंडिया समझ लीजिए, पूरा का पूरा जो है मुगल एम्पायर, साथ ही साथ अवध यानी कि अभी का जो यूपी है, और बंगाल, बंगाल में अभी के बंगाल, उस वक्त के बंगाल में पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब आते थे। तो ये पूरा जो बेल्ट है, यानी कि अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो ये पूरा बेल्ट, यहाँ से आप देखिए मुगल एम्पायर, मान लीजिए जो मुगल एम्पायर थे शाह आलम थे, तो उनका तो उतना ज़्यादा अपने जो एम्पायर था उसके ऊपर पकड़ नहीं था। वो खुद एक असाइलम यानी कि भागे भागे फिर रहे थे, वो खुद अवध में बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सिंबॉलिक तौर पे तो पूरा मुगल एम्पायर के जो राजा थे वो तो शाह आलम ही थे। तो शाह आलम यानी कि पूरा ये मुगल एम्पायर उस वक्त यहाँ तक जो फैला हुआ था, उसके बाद आपका यूपी और पूरा ये बंगाल, यानी कि पूरा रीजन सिंबॉलिक तौर से एक तरीके से देखें तो ब्रिटिशर्स क्या किए थे, जीत गए थे। और जीतने के बाद एक ट्रीटी भी हुआ था यहाँ पर, इलाहाबाद की ट्रीटी जिसको बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के ट्रीटी के तहत उन्होंने जो मुगल एम्पायर शाह आलम थे इससे फरमान जारी करवाया और तीनों प्रोविंसेस बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के जो दीवानी राइट्स थे इसको अपने हाथ में ले लिया। यानी कि जो दीवानी राइट्स है उसको अपने क्या किया, हाथ में ले लिया। साथ ही साथ तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद लगभग जो तीनों प्रोविंसेस है इनके दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए थे। और साथ ही साथ उसके बाद बंगाल में जो राजा बैठाया गया, जो नवाब बैठाया गया था, वह भी एक प्यूपेट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ही किसी प्यूपेट को, जो कि उनके इशारे पर ही काम करे, वैसे एक राजा को उठा करके वहां पर बिठा दिए थे। क्योंकि वो उस वक्त पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो पूरा जिम्मा है उस प्रोविंसेस का, उसको नहीं लेना चाहते थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे से था, तो वो सिर्फ और सिर्फ दीवानी राइट्स को अपने पास रखें और बाकी जो सारा ताम झाम था वो दे दिए नवाब को कि नवाब आप जो है उसको संभालिए। तो यहाँ पर दो तरीके के फंक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक फंक्शन दीवानी राइट का है जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा है, और दूसरा फंक्शन हम लोग देख रहे हैं
एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा यानी कि पूरे रीजन को संभालने का, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का, और साथ ही साथ जो रूल्स वगैरह है उसको फ्रेम करने का, तो इसको बोलते हैं निजामत। निजामत राइट्स यानी कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखा बिल्कुल पूरी तरीके से, और निजामत का जो काम है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये कह दिया नवाब को कि नवाब आप इसको संभालिए, देखिए। लेकिन फिर भी ये जो अलग अलग दोनों किया हुआ है यानी कि दीवानी राइट और निजामत राइट, देखने के लिए दोनों अलग अलग है। देखने के लिए निजामत राइट जो है वो नवाब के हाथ में है, लेकिन अगर बैक ऑफ द डोर देखे यानी कि दूसरी तरफ से देखे तो निजामत के राइट्स भी जो थे वो अंग्रेजों के पास ही थे, ब्रिटिशर्स ने अपने पास ही रखे थे। वो कैसे, अभी देखते हैं इसको। तो दीवानी राइट्स तो इनके पास कंप्लीटली थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और निजामत की बात करें तो निजामत में जो सूबेदार होते थे यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो आर्मी है, पुलिस ऑफिसर्स है, उसकी बात कर लीजिए, तो सूबेदार होते थे। तो जो डेप्यूटी सूबेदार है, सूबेदार तो था वो नवाब के थे, लेकिन जो डेप्यूटी सूबेदार थे वो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे, यानी कि वो ब्रिटिशर्स के थे, जो कि सूबेदार के ऊपर भी मान लीजिए कि वो डोमिनेंट रहते थे, डोमिनेंट होते थे। तो एक तरीके से निजामत का राइट भले ही नवाब के हाथ में था, लेकिन फिर भी वर्चुअल तरीके से जो पुलिस थी, जो आर्मी थी, वो अंग्रेजों की ही थी पूरे के पूरे रीजन में, और साथ ही साथ दीवानी राइट तो थी ही। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से कंट्रोल था इन तीनों रीजन पर, तीनों प्रोविंसेस पर। और इसी रूल को, दो अलग अलग फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं डायरार्की। ये जो अलग अलग फंक्शन हुआ, दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरार्की बोला जाता है। और डायरार्की लगभग 7 वर्षों के लिए इस रीजन में था, क्योंकि इसके बाद लगभग 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ये जो ड्यूल रूल है यानी कि डायरार्की है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। और फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां से उनके जो एक्ट आते थे वो यहाँ पर यह लागू होना शुरू हो जाते थे। देखिए, अभी तक जो बात हो रही थी, अभी तक जितने भी बार मैंने ब्रिटिशर्स का नाम लिया, ब्रिटिशर्स का मतलब जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो नहीं था, जो कंपनी आई थी यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी बात थी। ठीक है, पहली बार 1773 में ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर इंटरवेन करती है एक चार्टर एक्ट के तहत रेगुलेट करने की, क्योंकि यहाँ भी कंपनी के अंदर काफी सारा करप्शन हो चुका था। जो भी कंपनी के अंदर यहाँ पर एक काम करने के लिए आते थे, एक सर्विस करने के लिए आते थे, वो जब जाते थे ब्रिटेन में, तो काफी ज्यादा यहाँ से पैसे लेकर के काफी ज्यादा जो है वो रिच हो जाते थे वहां पर। तो इसी को देखते हुए वहां से उन्होंने रेगुलेट करने के लिए जो कंपनी का अफेयर्स है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो वहां से लागू किया था। मतलब इस हद तक करप्शन यहाँ पर हो रहा था कि जो कंपनी है, 1774 की ही बात कर रहे हैं हम, कंपनी जो है वो घाटे में चल रही थी। इस दौरान कंपनी जो है वो घाटे में चल रही थी, लेकिन जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनकी जो आमदनी थी, उनका जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी था, उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। तो आप समझिए कि किस तरीके से इन तीनों प्रोविंसेस को जो ऑफिशियल्स थे वो लूट रहे थे, और इतना ज्यादा करप्शन हो चुका था। और यही करप्शन की वजह से ही जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में इनकी वापस से वो लोग हरा देते हैं, और वापस से इनका जो कंट्रोल है वहां पर स्टैब्लिश होता है। तो ये थी डायरार्की, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और 1764 के बाद तीनों प्रोविंसेस के ऊपर ब्रिटिशर्स का आप क्या के चलिए कि कंप्लीट कंट्रोल जो था वो हो चुका था। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है वो है सिविल अपराइजिंग्स, सिविल अपराइजिंग एंड ट्राइबल रिवोल्ट। साथ ही साथ एक बात मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज या फिर एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो पेन टैप है उसके ऊपर हैंड राइटिंग उतना बेहतर तो अभी नहीं बन रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा आदत होने के साथ साथ, तो थोड़ा सा अभी आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। तो बात करते हैं सिविल अपराइजिंग और ट्राइबल रिवोल्ट्स, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें। तो तीनों प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल हो चुका है अभी तक,
और इन्हीं तीनों रीजन्स में जो सिविल अपराइजिंग है, ट्राइबल रिवोल्ट है, इसका सेंटर है। यानी कि अगर सिविल अपराइजिंग या फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स की सेंटर की बात करें तो ये सेंटर जो है यही तीनों रीजन्स है, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। रीजन तो सबसे पहला ये है कि कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था यहाँ पर। साथ ही साथ मेजर जो ट्राइबल्स वगैरह हैं वो इन्हीं रीजन्स में थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में ही थे जो ट्राइबल्स थे। साथ ही साथ जब इनका कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का, जब कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में इन तीनों प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल किया तो इनका जो मेन एम था वो क्या था, वो तो था रिवेन्यू कलेक्शन का, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन हो। और रिवेन्यू कलेक्शन के लिए सॉरी, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये जो पॉलिसीज लेकर के आ रहे थे, जो भी पॉलिसी कंपनी की थी रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के, वो इतनी हार्श होती थी, काफ़ी ज़्यादा हार्श होती थी। यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका लगभग 1/3, 1/2 लगभग वो चला ही जाता था। साथ ही साथ अगर आप जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू अगर नहीं देते थे तो वो उनसे लैंड जो है वो छीन लेते थे। यानी कि जो ट्राइबल्स के लैंड है, फार्मर्स के लैंड है, वो उनसे छीन करके जमींदार के हाथ में दे दिया जाता था। तो फार्मर्स थे, उनके हाथ से लैंड चले जा रहे थे। पॉलिसीज अलग अलग तरीके की जो पॉलिसी है वो काफ़ी हार्श होती थी, जिसमें कि जो फार्मर्स हैं, जो लोग हैं, जो सिविलियन लोग हैं, उनके बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं रखा जाता था। साथ ही साथ जो ट्राइबल्स राइट्स हैं, ट्राइबल राइट्स के लिए जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्श थे। ट्राइबल्स के लैंड जो है वो छीने जा रहे थे, ट्राइबल्स को लेबर के तौर पे यूज़ किया जा रहा था, फोर्स लेबर्स, बिना किसी पैसे का, बिना किसी मजदूरी का उनको फोर्स लेबर में यूज़ किया जा रहा था। तो ये जो कंपनी के एक्शन थे वो इतने हार्श हो रहे थे कि लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ते जा रहा था। यानी कि जो लोग थे वो कंपनी की जो पॉलिसीज थी, कंपनी के जो तौर तरीके थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर कहिए, एकदम कि बिल्कुल क्रूर थे। और लोग, और जो ट्राइबल्स लोग थे वो बिल्कुल एकदम उब चुके थे कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो हद से ज़्यादा हो गया है। तो यहीं से, इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो इन रीजन में सिविल अपराइजिंग्स और ट्राइबल रिवॉल्ट्स का जो है वो शुरुआत हुआ। दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जो भी रिवॉल्ट्स या फिर अपराइजिंग हो रहे थे वो लोकलाइज थे। आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी रिवॉल्ट्स होंगे, जो भी रिवॉल्ट्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जो है वो लोकलाइज्ड होंगे। यानी कि एक जगह पर रिवॉल्ट यहाँ हो रहा है तो यहाँ के लोग सिर्फ यहीं से रिवॉल्ट कर रहे हैं, दूसरा यहाँ होगा तो वो लोग सिर्फ वहीं पर रिवॉल्ट कर रहे थे। यानी कि आपस में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता था। सारे के सारे रिवॉल्ट्स और अपराइजिंग होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे। देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम लोग इस बुक को कवर कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हम लोग काफी डिटेल में कवर करेंगे, सब्जेक्टिव तौर पर। रिमेंबर, हम लोग सब्जेक्टिव तौर पर इसको कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव तौर पर नहीं। ऑब्जेक्टिव तौर से मतलब होता है कि सिर्फ मेन पॉइंट्स हम लोग उठाएं, उसको पढ़ लिए, उसको समझ लिए और बाकी खत्म। इससे क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव तौर पे पढ़ते हैं तो इसका यूज हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तक ही होगा। यानी कि बीपीएससी की अगर हम बात करें तो बीपीएससी के लिए आप प्रीलिम्स जो है वो अच्छे से क्लियर कीजिएगा अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं। बट बीपीएससी का जब आप मेंस लिखते हैं तो आपको सब्जेक्टिव होना पड़ता है, और उसमें जो मैटर है, जो वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, उसका डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। वैसे भी जब आप पूरी डिटेल तरीके से पढ़ते हैं तो ये जो फैक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए, वो आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आप जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है, जो हिस्ट्री है उसकी, वो आप काफ़ी तरीके से समझे हुए रहते हैं, तो याद करना आसान होता है। तो जिन लोगों को भी लग रहा होगा कि ये बहुत डिटेल में जा रहा है या फिर इतना सब्जेक्टिव हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव आप पढ़िए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको अगर अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव होकर के पढ़ते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि वहाँ पर क्या हो रहा था, फैक्ट्स अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के कोई घबराएगा नहीं। आपको जो प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा।
तो घबराना नहीं है, सब्जेक्टिव तौर से हम लोग चल रहे हैं और इसी तरीके से कम समय में ये जो पूरा जो बुक है वो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग को कौन कौन से जो सिविल अपराइजिंग है या फिर ट्राइबल रिवॉल्ट्स है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें कवर करेंगे नूनिया रिवॉल्ट, उसके बाद वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट एक सिविल अपराइजिंग है। उसके बाद हम लोग चेरो रिवॉल्ट, देन हम लोग तमार रिवॉल्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हो अपराइजिंग्स, उसके अलावा भूमिज अपराइजिंग, उसके अलावा संथाल रिवॉल्ट, देन खारवार मूवमेंट, देन बिरसा मूवमेंट, एंड देन ताना भगत मूवमेंट। प्रीलिम्स के लिए तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने आपको दिख रहे हैं सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस जब आप लिखते हैं बीपीएससी का तो उसमें कुछ रिवॉल्ट्स हैं जो अक्सर हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि संथाल रिवॉल्ट है, ये आपका पूछा जाता है। बिरसा मूवमेंट है, ये पूछा जाता है। ताना भगत से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है। तो ये लगभग हर अल्टरनेट साल कर करके मेंस में ये आपको पूछ ही लेगा। उसके अलावा बाकी सारे वहाबी मूवमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बाकी सारे जो रिवॉल्ट्स हैं, जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं या फिर सिविल अपराइजिंग है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो अभी वनडे एग्जाम्स होते हैं बिहार में उसमें इस सबसे क्वेश्चन आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही रिवॉल्ट कवर करेंगे, नूनिया रिवॉल्ट, और उसके बाद फिर हम लोग बाकी के जो रिवॉल्ट्स है वो कल के लेक्चर्स में, कल के वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं नूनिया रिवॉल्ट के बारे में। नूनिया रिवॉल्ट काफ़ी इजी है, काफ़ी सारे फैक्ट इसमें नहीं है याद करने के लिए, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है नूनिया रिवॉल्ट। नूनिया रिवॉल्ट का जो टाइमलाइन है वो 1770 से लेकर के लगभग 1800 के बीच का है। देखिए ये जो रिवॉल्ट्स हैं, ये जैसे आप लोग बैटल्स वगैरह पढ़ लेते हैं कि 1764 में बैटल हुआ, पर्टिकुलर आपको डेट मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, ईयर मिल जाता है। जो रिवॉल्ट्स होते हैं वो आपको वैसे नहीं मिलेंगे, इसका एक ड्यूरेशन मिलेगा, क्योंकि रिवॉल्ट सिर्फ एक दिन में नहीं होता है, फिर एक साल का नहीं होता है, वो लंबा चलता है। तो जनरली जो आपको रिवॉल्ट्स देखने को मिलेगा वो आपको एक ड्यूरेशन में मिलेगा। तो ये आप ड्यूरेशन देख रहे हैं लगभग 30 वर्षों तक, 1770 से लेकर के 1800 तक ये रिवॉल्ट जो है वो चला था। ये डिवाइड कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसको, और यहाँ पर जो फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट उसको आगे लिखते चले जाएंगे ताकि आपको नोट करने में काफ़ी आसानी रहे। तो बात करते हैं नूनिया रिवॉल्ट में। नूनिया रिवॉल्ट किस रीजन में हुआ है? सबसे पहले अगर हम बात करें रीजन का, तो ये है आपका बिहार। बिहार में नूनिया रिवॉल्ट हुआ है। मेजर जो रीजन्स है वो है आपका पटना, हाजीपुर रीजन, सारण। तो ये जो रीजन्स है यहाँ पर आपके नूनिया रिवॉल्ट्स हुए हैं। रीजन अगर पूछा जाए कारण क्या था, तो रीजन को समझते हैं। नूनिया रिवॉल्ट का जो रीजन है वो इसका नाम में ही छुपा हुआ है, नूनिया रिवॉल्ट। तो ये जो वर्ड है नूनिया, आप इसको एक कम्युनिटी समझिए, कम्युनिटी, नूनिया कम्युनिटी। नूनिया कम्युनिटी वो लोग थे जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे, सॉल्ट का कल्टीवेशन होता था, सॉल्ट की खेती। अब ये जो सॉल्ट है ये खाने वाला नमक नहीं है, यानी कि ये NaCl की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये NaCl नहीं है। हालांकि इस सॉल्ट का यूज भी होता है,
डोमेस्टिक यूज भी है, कमर्शियल यूज भी है। बट याद रखिए कि ये जो सॉल्ट है ये NaCl नहीं है। सबसे पहली बात, नूनिया, नूनिया जो वर्ड है ये बना है नून से, ठीक है। और जो लोग खाटी भोजपुरिया यानी कि भोजपुरी को काफी बेहतर तरीके से समझते हैं, वो जानते हैं कि भोजपुरी में नून शब्द का मतलब होता है सॉल्ट। तो जब भी आपको ये रिवॉल्ट लिखा मिले क्वेश्चन में, तो आप इसके नाम से ही जो रीजन है या फिर जो बाकी जो पॉइंट्स है वो आप इसको कवर कर सकते हैं। नूनिया यानी कि नून, नून का मतलब होता है सॉल्ट, और सॉल्ट यानी कि सॉल्ट पीटर। सॉल्ट मतलब NaCl नहीं बल्कि सॉल्ट पीटर, यानी कि नूनिया रिवॉल्ट जो हुआ है वो उसका कारण था सॉल्ट पीटर, ठीक है। सॉल्ट पीटर को हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सोरा, ठीक है। तो नूनिया रिवॉल्ट सॉल्ट पीटर की वजह से हुआ था। नूनिया कम्युनिटी जो है यहाँ पे रहती थी, और ये कम्युनिटी जो है सॉल्ट पीटर का कल्टीवेशन करती थी, प्रोडक्शन करती थी। वो लोग सॉल्ट पीटर प्रोड्यूस करते थे, और सॉल्ट पीटर जो कि हिंदी में हम लोग इसको सोरा बोलते हैं, उस वक्त इसका यूज होता था गन पाउडर के तौर पर। गन पाउडर के लिए इसका यूज होता था। तो ब्रिटिशर्स सॉल्ट पीटर का प्रोडक्शन काफी हाई वहां पर करवाते थे, और ये भी जान लीजिए कि पूरे एशिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में सॉल्ट पीटर का प्रोडक्शन उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ यही इसी रीजन में होता था, काफी अधिक। तो ब्रिटिशर्स को काफी जरूरत थी गन पाउडर की, उसके लिए सॉल्ट पीटर जरूरी है। तो वो सॉल्ट पीटर का प्रोडक्शन कराते थे, और फिर काफी चीप प्राइस पर ये इसको वहां से अपना लेकर जाते थे। तो रिवॉल्ट का जो मेन कारण था सॉल्ट पीटर की जो चीप प्राइसिंग है, यानी कि जो फार्मर्स होते थे उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो भी पूरी तरीके से नहीं निकल पाता था। तो जो चीप प्राइसिंग था इसका, इतना कम दाम में वो जो ले जाते थे, यही मेन कारण बना नूनिया रिवॉल्ट का। क्योंकि फार्मर्स इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो इतना प्रोड्यूस कर रहा है, आप उसको उसका वाजिब दाम दिए बगैर ही अगर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग उसका रिवॉल्ट करेंगे, और इसी वजह से नूनिया रिवॉल्ट जो था वहां पर हुआ। इसमें मेन जो प्रॉब्लम्स था वो मिडिल्स मैन्स का था, यानी कि मिडिल्स जो बिचौलिए होते थे, जो कि आज भी फार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बने हुए हैं। तो बिचौलियों की वजह से इनको उसका जो प्राइस है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता था, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट हुआ 770 से लेकर के 1800 तक। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को दबा दिया, ठीक है, बाय यूजिंग फोर्स यूज करके, आर्मी यूज करके उन्होंने इस रिवॉल्ट को दबा दिया। तो ये था नूनिया रिवॉल्ट, जो कि 1770 से लेकर के 1800 के बीच में हुआ। रीजन अगर बात करें तो वो बिहार के पटना, हाजीपुर, सारण रीजन में हुआ था। अगर कारण की बात करें यानी कि रीजन की बात करें तो वो था सॉल्ट पीटर, यानी कि सॉल्ट पीटर जो कि नूनिया कम्युनिटी जो थी वो प्रोड्यूस करती थी, तो उसी के वजह से ये पूरा का पूरा रिवॉल्ट हुआ था। बात कर लेते हैं सॉल्ट पीटर के बारे में। सॉल्ट पीटर क्या है, आज के डेट में इसका यूज क्या है, केमिकल फार्मूला वगैरह इसका क्या है। सॉल्ट पीटर हिंदी में हमने जाना कि इसको बोलते हैं सोरा। उस वक्त जो इसका यूज था वो गन पाउडर के तौर पे था। इसका केमिकल फार्मूला होता है KNO3, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखिए, पोटेशियम नाइट्रेट। अभी के समय में इसका यूज काफी सारा होता है। डोमेस्टिक यूज अगर बात करें तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका यूज होता है। प्रिजर्वेटिव यानी कि किसी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रहना है तो इसको इसके घोल में डाल करके रखा जा सकता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर। साथ ही साथ इसमें ध्यान दीजिए, इसके यहाँ पर पोटास है, नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन है तो एक्सप्लोजिव में यूज होगा तौर पर, एक्सप्लोजिव है, या फिर रॉकेट फ्यूल्स में भी इसका यूज हो सकता है, रॉकेट फ्यूल। उसके अलावा आपका चूंकि पोटास है तो फर्टिलाइजर भी बन सकता है। पोटास नाइट्रोजन दोनों है तो फर्टिलाइजर भी यूज होगा। तो इससे फर्टिलाइजर बन रहा है, रॉकेट फ्यूल्स वगैरह में इसका यूज होता है, एक्सप्लोजिव भी बनते हैं। डोमेस्टिक यूज में प्रिजर्वेटिव का तौर पे काम करता है। पुराने समय में इसको गन पाउडर के तौर पे यूज होता था, गन पाउडर के तौर पर। तो ये सॉल्ट पीटर है और इसका यूज हुआ। तो ये था नूनिया रिवॉल्ट। नूनिया रिवॉल्ट हमने कवर किया इसमें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग कल के वीडियो लेक्चर्स में जो है आगे की जो रिवॉल्ट है उसको कवर करेंगे। तो बस आज के लेक्चर्स में इतना ही। बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसमें क्या क्या और जो सुधार अगर करना है तो क्या किया जा सकता है।
और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि चूँकि 1.5 वर्षों के बाद ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे माफ़ किया कि नहीं। तो ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इससे हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर्स को पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक, बीच में लेक्चर्स नहीं छोड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।